इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कुछ नाम मानो खून से लिखे हुए मिलते हैं। सद्दाम हुसैन यकीनन एक ऐसा ही नाम है, एक नाम जो ताकत और आतंक का दूसरा नाम बन गया। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने पूरे इराक को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, उसे सोने के महलों से तो सजाया, लेकिन फिर उसी जमीन को लाखों कब्रों से भी भर दिया। तो ये कहानी है सत्ता की भूख की, बेइंतहा क्रूरता की और आखिर में एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गुम हो जाने की। इस कहानी को समझने के लिए हमें आखिर से शुरू करना होगा। साल था 2003, दिसंबर का महीना। जंग से तबाह इराक की धूल भरी जमीन, और उस जमीन पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना एक परछाई के पीछे भाग रही थी। एक ऐसा इंसान जो कभी खुद को खुदा समझता था, अब वही जमीन के नीचे एक बिल में छिपने पर मजबूर हो गया था। और फिर उसी छोटे से गड्ढे के अंधेरे से एक आवाज गूंजी, एक आवाज जो टूटी हुई थी लेकिन उसमें गुरूर अब भी बाकी था। ये एक हारे हुए बादशाह के आखिरी शब्द थे, उसकी आखिरी कोशिश। मैं सद्दाम हुसैन हूं, इराक का राष्ट्रपति, और मैं बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन बातचीत का वक्त अब जा चुका था। तिक्रित के पास जमीन में खुदे उस तंग गड्ढे से जब उसे बाहर निकाला गया तो नजारा बिल्कुल अलग था। उलझे हुए बाल, मैली दाढ़ी और आंखों में सिर्फ हार का खालीपन। जो शहंशाह कभी सोने के सिंहासनों पर बैठता था, वो आज धूल और अंधेरे में लिपटा हुआ था। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो पकड़ा कैसे गया, असली सवाल तो कहीं ज्यादा गहरा है कि आखिर कोई इंसान इतनी ताकत पाकर इतना जालिम बन कैसे जाता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जहां इस तानाशाही की शख्सियत बन रही थी। ये कहानी है खून और धोखे के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की। एक ऐसी चढ़ाई जिसकी नींव उसके बचपन के अंधेरे और गहरे जख्मों पर रखी गई थी। चलिए शुरू करते हैं 1937 से, तिक्रित में। सद्दाम का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ जहां गरीबी थी, हिंसा थी और बस एक ही चीज चलती थी, ताकत। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो बगदाद आ गया और बाथ पार्टी का हिस्सा बन गया, जो अरब राष्ट्रवाद की बात करती थी। 1959 में उसने एक दुस्साहस किया, प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला, पर वो नाकाम रहा और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन वो वापस लौटा 1968 में, जब बाथ पार्टी ने तख्ता पलट करके इराक पर कब्जा कर लिया। इस बार वो एक भगौड़ा नहीं था, बल्कि एक विजेता की तरह लौटा था। कहते हैं उसके जख्मी बचपन ने उसे बस एक ही सबक सिखाया था, एक ही जुनून दिया था। सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए और इतनी ताकत चाहिए कि कोई मुझे झुका ना सके। बस यही 3 बातें उसकी जिंदगी का मकसद, उसका मजहब बन गई। उसे उपराष्ट्रपति का पद तो मिला, पर वो सिर्फ एक मुखौटा था। असल खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। सद्दाम ने एक मकड़ी की तरह अपना जाल बुनना शुरू कर दिया था। सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां, धीरे धीरे उसने देश की हर नस पर अपना शिकंजा कस लिया। कहने को तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई और था, लेकिन इराक की असली तकदीर अब सद्दाम लिख रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया जब वो पर्दे के पीछे से निकलकर पूरी दुनिया के सामने आया। उसने अपनी ताकत का वो खौफनाक चेहरा दिखाया जिसके बाद डर ही उसका सिंहासन बनने वाला था। ये साल था 1979। उस वक्त के राष्ट्रपति बक्र, जो बीमार चल रहे थे, उन्होंने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और उनकी जगह किसने ली? जाहिर है, सद्दाम हुसैन ने। इराक को उसका नया और शायद अब तक का सबसे क्रूर बादशाह मिल चुका था। तो राष्ट्रपति बनते ही उसका पहला कदम क्या था? उसने अपनी ही बात पार्टी के सभी बड़े नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। मकसद था अपने दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकना, वो भी सबके सामने, एक मिसाल कायम करने के लिए। उस हॉल में जो हुआ वो शायद इराक के इतिहास का सबसे खौफनाक पन्ना है। सद्दाम ने आराम से अपना सिगार सुलगाया और एक कांपते हुए शख्स को गद्दारों की एक लिस्ट पढ़ने का हुक्म दिया। फिर एक एक करके नाम पुकारे जाने लगे। हॉल में बैठे बड़े बड़े नेताओं के चेहरों पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। जिन लोगों का नाम गद्दार कहकर पुकारा गया, उन्हें सुरक्षा गार्ड घसीटते हुए बाहर ले गए और इसके बाद सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजी, जिसने सब कुछ तय कर दिया। संदेश बिल्कुल साफ था और इसे खून से लिखा गया था, वफादारी या फिर मौत। तीसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। उस एक दिन के बाद पूरे इराक पर सिर्फ एक ही कानून लागू होता था, सद्दाम हुसैन का खौफ। तो जब देश के अंदर की हर आवाज को खामोश कर दिया गया, तब सद्दाम की नजरें इराक की सरहदों के पार जाने लगीं।
अब उसकी तानाशाही का जहर पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाला था। उसकी इस बेपनाह महत्वाकांक्षा की कीमत लाशों के ढेर से चुकाई गई। पहले पड़ोसी ईरान के साथ 8 साल लंबा युद्ध, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। फिर उसने अपनी ही कौम के लोगों को नहीं बख्शा। कुर्द शहर हलब्जा पर जहरीली गैस से हमला करवाया। 5000 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, सड़कों पर तड़प तड़प कर मर गए। और फिर जब उसने कुवैत पर हमला किया तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ एक हो गई और उसकी सेना को रेगिस्तान की धूल में मिला दिया गया। और इस पूरे दौरान इराक में एक नहीं बल्कि 2 दुनियाएं बसती थीं। एक दुनिया थी आम लोगों की, जहां अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से बच्चे दूध और दवा के लिए तरस रहे थे। और फिर दूसरी दुनिया थी सद्दाम की। सोने के नलों वाले महल, विदेशों से मंगवाया गया लग्जरी सामान और अरबों डॉलर का हथियारों का जखीरा। मतलब एक तरफ पूरा देश भूखा मर रहा था और दूसरे तरफ उसका बादशाह अपनी अय्याशियों में दौलत उड़ा रहा था। और अब कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। साल 2003, वो ताश का महल जिसे बनाने में सद्दाम ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब बस बिखरने ही वाला था। साल 2003। इल्जाम लगा कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। इसी इल्जाम के साथ अमेरिकी नेतृत्व वाली फौजों ने इराक पर हमला कर दिया। नतीजा, कुछ ही हफ्तों के अंदर आसमान से बरसते बमों ने सद्दाम के दशकों पुराने खौफ के साम्राज्य को मलबे के ढेर में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक तयशुदा अंत जैसा था। दिसंबर 2003 में गिरफ्तारी हुई, फिर अपने ही लोगों के खिलाफ किए गए अनगिनत जुर्मों के लिए उस पर मुकदमा चला। अदालत ने उसे दोषी करार दिया और आखिर में 30 दिसंबर 2006 की सुबह सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। तो सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ एक तानाशाह की कहानी नहीं है। नहीं, ये इतिहास का वो सबक है जो हमें बार बार याद दिलाया जाता है। ये सबक है कि जब सत्ता का नशा इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें भी ढह जाती हैं, लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं और अंत में चाहे वो सोने के कितने ही महलों का मालिक क्यों ना हो, तानाशाह हमेशा अकेला ही मरता है।